राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के ही निर्मला सीतारमन भी बजट पेश किए हैं कि विकसित भारत 2047 तक उसी टारगेट को कहीं ना कहीं फोकस करके गोल को ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया है। इसके पीछे तो एक कारण बहुत बड़े डोनाल्ड ट्रम्प भी हैं। खोला गया लेकिन शेयर मार्केट में फिर से धड़ाम हुआ है। आप एजुकेशन का बजट देखिएगा तो इस वर्ष ठीक है, तो सोशल मीडिया पर और अच्छे तरीके से बच्चे स्किलफुल होकर क्यों नहीं कमाएं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को शक्तिकरण का बल मिलेगा। नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर। देखिए, इस वक्त हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं बातचीत करने के लिए गगन सर, जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, युवाओं के चहेते हैं और खास करके गया में अगर सबसे बेस्ट टीचरों में नाम आता है तो गगन सर भी एक हैं। गया में गगनचुंबी जीएस क्लासेस चलाते हैं। आज मैं इनसे बातचीत करूंगा भारत में जो बजट पेश किया गया है 2026 में, उसके बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका एडीआर मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और हम लोग बात करेंगे। सर, बजट को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हम बजट को आसान भाषा में समझा देना चाहते हैं बच्चे लोग को कि बजट देखो, बजट एक अनुमान है, एक कल्पना है, बजट हकीकत नहीं है। जैसे एक छोटा एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई बर्थडे आपको मनाना है तो बर्थडे मनाने के लिए आदमी पहले से एस्टीमेट लगाता है कि बर्थडे में हमको 5,000 रुपया खर्च करना है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि उस बर्थडे का ऑर्गेनाइज में 5,000 रुपया ही खर्च हो सकता है 5 की जगह 6,000 भी लग जाए, या हो सकता है कि 3,000 में भी आपका बर्थडे बन जाए। ठीक वैसे ही बजट है, जो आने वाले वर्ष का, वित्तीय वर्ष का, फाइनेंशियल ईयर का एक अनुमान होता है कि आने वाले एनुअल ईयर में कितना सरकार को पैसा आवेगा और सरकार को कितना पैसा खर्च होगा। बस इसी चीज को कहते हैं बजट। जो बजट है, जो इस बार 2026 में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया है, हाँ, तो इस बजट में क्या क्या प्रावधान है और खास करके युवाओं के लिए? देखिए, अगर 2026 का बजट जो देखेगा तो आप निर्मला सीतारमन के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया है। हालांकि बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के ही निर्मला सीतारमन भी बजट पेश किए हैं जी। तो ये उनके द्वारा 9वीं बार बजट पेश किया गया। और ये जो है से बेसिकली जब आप ओवरऑल बजट को देखिएगा तो जो मोदी सरकार का जो विजन है कि विकसित भारत 2047 तक, उसी टारगेट को कहीं ना कहीं फोकस करके गोल को ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया है। ये बजट पूरी तरह से देखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है, निर्माण है, विनिर्माण है। तो इसमें क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है से जो निवेशक है हमारे के यहाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो गया है। पूरी तरह से 1947 को टारगेट में रख करके बजट बनाया गया। तो ये मतलब विकसित राष्ट्र भारत की ओर अग्रसर कैसे हो, भारत कैसे विकासशील देश से विकसित देश में कैसे जाए, उसी को ध्यान में रख करके बनाया गया है। कल्पना किया गया है कि कैसे एट द रेट 2047 हाँ, का जो विजन 2047 का जो विजन है, उसी को ध्यान में रखकर पूरी तरह से बनाया जाए। ओवरऑल जब आप स्टडी करिएगा, ये कहा जा रहा है कि दूसरा बार ऐसा बजट है जब संडे को पेश किया जाए। हाँ, ये बात भी है। ये दूसरी बार बजट है। इसके पहले 1999 में यशवंत सिन्हा थे, उनके द्वारा बजट पेश किया गया था जब रविवार को था। और आज ये सॉरी, और आज ये दूसरी बार है जब निर्मला सीतारमन के द्वारा रविवार को बजट पेश किया गया है। तो ये सही बात है, ये फैक्चुअल बात है, ये दूसरी बार है। एक पहले 28 फरवरी को बजट ऐसे पेश होता था, अब 1 फरवरी को ले लाया गया है। और ऐसा भी कुछ है स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज को लेकर के भी है। ये जो अभी एक तो देखिएगा अंतरराष्ट्रीय बाजार को देखिएगा तो अंतरराष्ट्रीय बाजार को लेकर के पूरा स्टॉक एक्सचेंज जो है डिस्टर्ब चल रहा है। इसके पीछे तो एक कारण बहुत बड़े डोनाल्ड ट्रम्प भी हैं। जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं इधर, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को देखिएगा तो बहुत सारा युद्ध चल रहा है। तो उसको लेकर के भी स्टॉक एक्सचेंज बहुत डिस्टर्ब है, नीचे की ओर जा रहा है। आज सबको ये उम्मीद था कि कहीं ना कहीं बजट आ रहा है तो हो सकता है कि शेयर मार्केट में उछाल आएगा। उसको ध्यान में रख करके आज रविवार के बावजूद भी शेयर मार्केट को खोला गया, लेकिन शेयर मार्केट में फिर से धड़ाम हुआ है। इससे ये पता चल रहा है कि जो बाहरी इंटरेस्ट जो लेने वाले जो निवेशक है, वो बहुत ज्यादा बजट में इंटरेस्ट नहीं है। बाजार से एकदम स्पष्ट चीजें पता चल रहा है कि जिनको इंटरेस्ट लेना था वो इंटरेस्ट नहीं लिया। सॉरी। आप कह रहे हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परिदृश्य का लगातार बदलाव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में भारत में जो बजट पेश किया गया, तो क्या इसी को ख्याल में रखते हुए बजट में रक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई? नहीं, ये तो पहले से ही अनुमानित था, पहले से ही आशंका था
कि जब से ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो जी। भारत-पाकिस्तान जो अभी युद्ध चला था, तो अभी ऑपरेशन सिंदूर विराम भी नहीं हुआ है। तो उसके बाद से ये सारे विशेषज्ञों में तय था कि रक्षा बजट को इस वर्ष विशेष पैकेज मिलने वाला है और उसमें विशेष और देना भी चाहिए। चूँकि भारत के साथ एक मजबूरी है कि हमारे साथ एक दुश्मन केवल पाकिस्तान ही नहीं है, चाइना भी है। तो कभी भारत तो ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ उसके बाद से ये तय था कि इस वर्ष जो बजट आने वाला है, तो उसमें रक्षा को ज़्यादा विशेष प्रिविलेज दिया जाएगा और दिया भी गया। पहली बार जो है से मतलब कि टोटल बजट का 15% रक्षा बजट पे खर्च किया गया। हालाँकि इसका मतलब एक दूरगामी दुष्परिणाम ये है कि सोशल जो मुद्दा रहता है, वहाँ से हट करके जो पैसा है, बजट आपका डिफेंस पर खर्च हो जाता है। हालाँकि देश की ज़रूरत भी है, अब दोनों पहलू है। जैसे विकसित राष्ट्र में आप जर्मनी को देख लीजिए, आप जापान को देख लीजिए, ये सब लंबे समय तक अमेरिका के सानिध्य में रहे और इनका पूरा का पूरा जो डिफेंस सेक्टर पे होने वाला खर्च था, वो सोशल जो वहाँ का मुद्दा था, सामाजिक मुद्दा था, वहाँ पर इन पैसों को खर्च किया गया, देश का काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। लेकिन चूँकि भारत के साथ वैसा नहीं है, भारत के सामने 2-2 देख रहे हैं कि दुश्मन है, पाकिस्तान है और चाइना है। तो ऐसे में बजट सेक्टर को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, डिफेंस सेक्टर पर बजट को खर्च करना बहुत ज़रूरी है, जो कि सरकार किया है इस बार। तो ये तो तय था पहले से, वही है, अ, अनुमानित जो था। अभी आपने एक बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ। हुँ। इसका क्या मायने? ये तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से बयान आया है कि अभी जो है से केवल इसको तत्कालीन रूप से स्थगित किया गया है। अगर आगामी आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी मुहिम को किया जाता है, तो ऑपरेशन सिंदूर को फिर से दोबारा शुरू कर दिया जाएगा, जो ऑपरेशन था। तो ये भारत सरकार का बयान है। चलिए ये तो हम लोग बात की किए रक्षा पे। जी, जी। इसके अलावे जो कि भारत में बहुत बड़ा आबादी है युवाओं का हाँ, और युवा कहते हैं कि मानव बल का कैसे प्रयोग करे भारत सरकार ताकि विकसित राज्य बन सके, बिल्कुल, बिल्कुल। विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सके। तो बिल्कुल, उसके लिए ज़रूरत होता है शिक्षा। तो बिल्कुल। शिक्षा के लिए क्या कुछ किया जाए? हाँ, शिक्षा के लिए किया गया है। देखिए, या जिस पहलू पर आप बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। जी, तो ह्यूमन रिसोर्स का आज के समय में जो सबसे बेहतरीन उपयोग कर सकता है, वही देश आगे जाएगा। जैसे नेचुरल रिसोर्स अफ्रीका के पास भी है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स अफ्रीका के पास होने के बावजूद भी देखिएगा कि दुनिया में सबसे अंडर डेवलप्ड कंट्री में वहाँ के देश कम है। हुँ, जापान के पास देख लीजिए, कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, केवल ह्यूमन रिसोर्स के बल पर बहुत आगे निकला हुआ है, बि विकसित राष्ट्र की श्रेणी में है। जी, भारत में भी भारत युवाओं का देश है और भारत को चाहिए कि युवा लोग को ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल बनाया जाए। और इसके लिए शिक्षा में भी प्रावधान किया गया है। आप एजुकेशन का बजट देखिएगा तो इस वर्ष ठीक है। हाँ, प्रत्येक जिला में एक हायर एजुकेशन हॉस्टल खोलने का व्यवस्था किया गया है, जो हायर एजुकेशन के लिए होगा। तो इससे रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा संभावना बढ़ेगा और कोई भी देश बता रहे हैं कि वही देश डेवलप है, जिसने रिसर्च और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च किया है। नवाचार पर बढ़ावा दिया। नवाचार को बढ़ावा किया है, हाँ, वही बिल्कुल इनोवेशन को बढ़ावा किया है। हुँ, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि हर जिला में एक हायर एजुकेशन के लिए गर्ल्स के लिए हॉस्टल हो जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसका दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तत्कालीन रूप से देखिएगा तो लगेगा कि बस एक हॉस्टल खुल गया है। लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा होने वाला है, सुखद होने वाला है। तो शिक्षा में और भी एक चीज़ हुआ सॉरी, अभी चूँकि देखिएगा कि जो डिजिटल दुनिया है, इसमें प्रत्येक लगभग 1500 स्कूल और 1500 स्कूल और 500 लगभग कॉलेज में कंटेंट क्रिएशन लैब खोला जा रहा है भारत सरकार का। ताकि जो युवा हैं, वो अभी से उनका चूँकि एक तो हो गया कि रेवेन्यू जनरेशन का सबसे बढ़िया साधन है हुँ, सोशल मीडिया। तो जी। सोशल मीडिया पर और अच्छे तरीके से बच्चे स्किलफुल होकर क्यों नहीं कमाएँ, उसके लिए स्कूल और कॉलेज में भी लैब का व्यवस्था किया जा रहा है। मतलब व्यावसायिक शिक्षा से हाँ, जोड़ दिया गया है बिल्कुल, उसे। बिल्कुल। अभी से ही व्यावसायिक शिक्षा के तौर पर उसको जोड़ा जा रहा है, बच्चों को हुँ, स्किलफुल बनाया जा रहा है। तो ये अच्छा चीज़ है। आप आने वाले समय में इस चीज़ से नहीं भाग सकते हैं। जैसे आज एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो प्रत्येक पहलू का 2 पक्ष होता है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। हुँ, तो जो आप कहिए कि सोशल मीडिया से बच्चों को दुष्प्रभाव भी पड़ता है, सही बात है। लेकिन आप इसके सकारात्मक पहलू को देखिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जो एजुकेशन लाइफ़ में भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं सोशल मीडिया से। तो जब कंप्यूटर आया था उस समय भी बहुत हल्ला हुआ था कि कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आया तब हल्ला हुआ। तो जो इनोवेशन है आप उसको रोक नहीं सकते। मशीनीकरण आया तब हल्ला हुआ। आप इसको रोक नहीं सकते। ये आने वाले समय में और व्यापक होगा, तो उससे बढ़िया है कि आप इन चीज़ों को एडॉप्ट करिए और सकारात्मक में आगे बढ़िए। तो सरकार भी वही किया है। कंटेंट क्रिएशन जो बच्चों को आजकल काफ़ी ज़्यादा रुझान रहता है रील्स वगैरह बनाने में, तो वो और मतलब कि प्रोफेशनल तरीके से कैसे बनाएँ, उसके लिए स्कूल और लैब में भी प्रावधान किया जा रहा है। शिक्षा में इसका व्यवस्था किया गया है। शिक्षा में व्यवस्था किया गया है।
चूँकि भारत के रक्षा मंत्री महिला हैं हाँ, और 9वीं बार और नहीं वित्त मंत्री महिला हैं। सॉरी हाँ, वित्त मंत्री महिला हैं, हाँ, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। तो उनसे ख़ासा उम्मीद उनके समूह को हाँ, महिलाओं को लेकर के। महिलाओं को लेकर। हाँ, तो महिलाओं को लेकर क्या कुछ ख़ास है हाँ, इस महिलाओं को बजट लेकर में? के इस बजट में विशेष प्रावधान दिया गया है। महिलाओं को सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है और सी मार्ट एक शब्द होता है सी, महिलाओं के लिए शब्द प्रयोग होता है इंग्लिश का सी मार्ट। जैसे आप जगह-जगह पर देखते होंगे मार्ट लगा हुआ है, बाज़ार लगा हुआ है। तो हुँ, एक अलग से सी मार्ट का व्यवस्था किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को शक्तिकरण का बल मिलेगा। सी मार्ट में जो हस्तशिल्प है, महिलाओं के द्वारा हाथ से निर्मित जो भी वस्तु है, वहाँ पर वे लोग उद्यम के तौर पर वहाँ पर जाकर के बाज़ार में अपना हाथ से निर्मित वस्तु को रखेंगे और उसका जो है से मार्केट में बिक्री होगा। तो इससे महिलाओं को बल मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र के खास करके महिलाओं को जो घर-घर में छोटा-छोटा जो चीज़ बनाते हैं, हस्तशिल्प है, इसको काफ़ी ज़्यादा बल मिलेगा। मतलब एमएसएमई हाँ, मंत्रालय के हाँ, द्वारा बिल्कुल, उसको बिल्कुल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ के द्वारा जी। ये जो है, से बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा बल मिलने वाला है। तो महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दिया गया है और सी मार्ट का व्यवस्था किया गया है। बिल्कुल जो है से सकारात्मक तो आप पहलू है। उसी चीज़ का बात कर रहे हैं जो कि लखपति दीदी की हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उसी का मॉडिफाई रूप है। एकदम सही बात बोल रहे हैं, जो लखपति दीदी योजना था, उसी का मॉडिफिकेशन करके इसको बजट में शामिल किया गया है। चूँकि भारत एक प्राकृतिक वादियों से परिपूर्ण है बिल्कुल, और हम विविधताओं से भरा पड़ा भरा है। पड़ा है और हाँ, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं हाँ, और जिस राज्य में है, हाँ, वह भी भाई जाना जाता है। तो बिहार। पर्यटन के लिए क्या कुछ व्यवस्था है इस बार हाँ, के बजट में? पर्यटन के लिए व्यवस्था किया गया है। पर्यटन पर जोर दिया गया है चूँकि आने वाला जितना भी दुनिया है, अभी जैसे कि बजट को ध्यान में देखिएगा तो इस बजट को इस तरीके से बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो पैसा खर्च करें। तो पैसा खर्च कहाँ करेंगे? कपड़ा में करेंगे, खाने-पीने का करेंगे, रेस्टोरेंट में करेंगे, देखने में, घूमने में खर्च करेंगे। तो पर्यटन में भी इस पर जोर दिया गया है। पर्यटन में इस वर्ष के बजट में 10,000 अलग से जो लोग हैं, गाइड हैं, उनको ट्रेंड किया जाएगा। जो बेटर तरीके से आने वाले को लोग को उनको और एक्साइटेड करेंगे, उनको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो ये बजट में है जो पर्यटन को लेकर के विशेष रूप से ध्यान में दिया गया है। विपक्ष आरोप लगा रही है कि हुँ। बजट दिशाहीन है, विज़नहीन है और न तो इसमें किसानों के लिए ध्यान रखा गया, न युवाओं के लिए ध्यान रखा गया और जो आप लखपति दीदी जैसे सी मार्ट कर रहे हैं, हुँ। ये भी मेक इन इंडिया और जितने भी इसके पहले योजनाएँ लागू की गई, उसका नाम लेने वाले हैं, उसी तरह से खोखला साबित हो। कैसे देखते हैं इस पूरे चीज़ को? देखिए प्रत्येक सिक्के का 2 पहलू होता है। आलोचना और प्रशंसा तो चलते रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी बजट आया और विपक्ष उसका जैसे आलोचना ना किया हो, तो वो चलते रहता है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि बजट को पहले भी हम चर्चा किए, बजट को ख़ास करके ये जो है से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने वाला बजट है। पूरी तरह से विज़न जो 2027 है, उसको ध्यान में रख कर के बनाया गया। तो एक तरफ यदि आप ये सोचते हैं कि भारत 1947 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो आपको इन पहलू पर ध्यान देना ही पड़ेगा। हुँ, जैसे इस वर्ष जो है 7 नए रेलवे का जो है कॉरिडोर बनाया गया है। तो नए जो ट्रेड कॉरिडोर को भी जारी विकसित किया गया किया। है, विकसित किया जा रहा है। तो ये कहना कि पूरी तरह से दिशाहीन है, हाँ, मध्यम वर्गीय के लिए देखिएगा तो जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उन हाँ, 2047 मध्यम वर्गीय परिवार को कोई विशेष देखिएगा कि इस बजट से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चूँकि टैक्स में कोई रिबेट अलग से नहीं दिया गया है, जो पुराना टैक्स स्लैब था, वही चले आ रहा है जो 12 लाख तक था। 12 लाख तक का इनकम अगर है तो उससे ज़्यादा है तब आपको टैक्स देना है, कम है तो टैक्स नहीं देना, तो नहीं वही देना। वाला स्लैब है, रिपीट में है, तो वैसा कुछ नहीं है। तो मध्यम वर्गीय के लिए हाँ, ये है कि स्वास्थ्य सेक्टर में है कि कैंसर का दवा जो है सस्ता होने वाला है। उस पर जो इनका जो आयात शुल्क लगता था, वो कम कर दिया गया है। शुगर का जो पेशेंट है उनके जो दवा है उस पर जो है सस्ता होने वाला है। तो मध्यम वर्गीय को स्वास्थ्य सेक्टर में कुछ-कुछ देखने को मिलेगा कि सुविधा मिलेगा। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो तो विकसित राष्ट्र को ही ध्यान में रख कर के बनाया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख कर के बनाया गया है बजट। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 50% टैरिफ लगाया गया है। हुँ, तो क्या उसका भी प्रभाव इस बजट पे है? बिल्कुल है। एकदम है। आज उसी का नतीजा है कि आज शेयर मार्केट खुलने के बावजूद भी देखिएगा कि हमारा शेयर मार्केट क्या है? बाज़ार है होता है कि जैसे कहने का मतलब है कि अगर आज जैसे बजट पेश हुआ, तो बजट में अगर लोगों को लगता है कि नहीं हमको रिलीफ मिलने वाला है, तो लोग मार्केट में उतरते, खरीदारी करते। लेकिन यहाँ वैसा नहीं हुआ। इसका मतलब कि लोग जो आम जनता है कहीं न कहीं बजट से हुँ, त्रस्त है, ग्रसित नाखुश है। है, नाखुश है, नहीं तो वो मार्केट करने जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शेयर बाज़ार आज भी जैसे ध्वस्त हुआ है, उल्टे मुँहे नीचे गिरा है।
तो ये देखने को मिला है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ही कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा ये जो आज बाज़ार हमारा नीचे की ओर जा रहा है, या शेयर बाज़ार पूरे नीचे की ओर जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा कारण डोनाल्ड ट्रंप है। सॉरी, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। एक बात और, हुँ, जब भारत में बजट पेश किया जा रहा था, हुँ, तो डोनाल्ड ट्रंप एक सोशल मीडिया साइट पे मैसेज करते हैं हुँ, कि भारत अब ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, हुँ, वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। हाँ। इसका क्या मायने हैं? और बजट से इसको कई लोग कोरिलेट कर रहे हैं कि भारत का जो अब नीति का निर्धारण हो रहा है, जो बजट किया जा रहा है, कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का बार-बार उनका ये लक्ष्य था, जैसे भारत पहले रसिया से भी तेल खरीदा, ईरान से भी खरीदा, तो यहाँ ये दोनों जगह से तेल हमको सस्ता मिल जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी को ध्यान में रख करके वो टैरिफ भी लगा रहे हैं कि भारत जो है से डोनाल्ड ट्रंप का सुन क्यों नहीं रहा है, तेल जो है से रसिया से क्यों खरीद रहा है, चूंकि रसिया का पॉलिसी और यूएसए का पॉलिसी दोनों अलग अलग है। जी, और हम लोग जैसे बाजार में वस्तु बेचना रहता है तो अमेरिका में बेचते हैं, और खरीदना रहता है तेल तो हम लोग रसिया से खरीद लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इसी बात का चिढ़ है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं। अच्छा, ईरान को लेकर के भी यूएसए से रिलेशन ठीक नहीं है, तो और रसिया से भी उनका रिलेशन ठीक नहीं है, तो उनका कहना है कि अगर वस्तु हमारे यहाँ से बेचने आते हो, तो तेल भी हमारे यहाँ से खरीदो, या फिर सॉरी, वैसा कोई देश से खरीदिए जो प्रो यूएसए है, जो यूएसए के मतलब जो हाँ में हाँ मिलाने वाला देश है, उससे उससे खरीदिए। तो उसको लेकर के है, तो अब चूंकि हम तेल नहीं खरीदते हैं तो हम पर टैरिफ लगता है। टैरिफ लगता है तो हमारा मार्केट से एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, भारत बहुत कम वस्तुओं को निर्यात कर पाता है, तो निर्यात कम पर कर पाता है तो आपका बाजार रुक जाएगा। तो कहीं न कहीं बार-बार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प का जो नीति है वो भारत को इफ़ेक्ट कर रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और उसका मतलब कहिए कि बढ़िया बात नहीं है, भारत के लिए गलत साबित हो रहा है। पूरे बजट में बिहार को लेकर क्या कुछ प्रावधान है? चूँकि हम लोग बिहार से हैं और बिहार के लिए पिछले बार बहुत कुछ मिला था, विशेष पैकेज भी कह सकते हैं, हुँ। मिला था। इस बार क्या कुछ है बिहार के लिए इस बजट में? देखिए, पिछले वर्ष जो था सब बिहार में चुनावी वर्ष था। सॉरी, तो चुनावी वर्ष को ध्यान में रख करके पिछले बार बिहार को विशेष पैकेज मिला था। बिहार को ही ध्यान में रख करके इवेन कि बजट बनाया गया था, बहुत सारा प्रावधान था। इस वर्ष उस तरीके से कुछ विशेष तो नहीं है, लेकिन हाँ, 2-3 पहलुओं पर बिहार को फायदा होने वाला है। एक तो कि 7 नए रेलवे कॉरिडोर बन रहा है, उसमें से एक कॉरिडोर बिहार से पास होगा, जो बनारस सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो बिहार से होकर गुजरेगा। तो ये बिहार के लिए यहाँ पर मतलब कि रोजगार उद्यम का कहीं न कहीं जबरदस्त संभावना इससे बनेगा, अगर ये कॉरिडोर बन रहा है, और बनेगा ही, आई होप। दूसरा जो है से 20 नए जल मार्ग का विकसित किया जाना है, और उसमें से एक जो पुराना जल मार्ग है आपका इलाहाबाद से हल्दिया जल मार्ग है, तो उसमें बनारस में और पटना में जो सीप है, पानी के जहाज है, उनका मरम्मती केंद्र खोला जा रहा है। तो पटना में भी जो पुराने जहाज हैं उनको मरम्मती केंद्र खोला जा रहा है मेंटेनेंस के लिए, तो ये बिहार में कहीं न कहीं रोजगार के नए अवसर सृजन करेगा। तो ये है। तीसरा, पूर्वोत्तर भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जब चूँकि पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करेगा तो कहीं न कहीं भारत भी पूर्वोत्तर भारत को टच करता है। तो अगर सेमीकंडक्टर का हब बना, तो बिहार को कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो यही जो 3 पहलू है, यही बिहार को विशेष रूप से डायरेक्ट प्रत्यक्ष इस बजट से प्रॉफिट होने वाला है। कृषि के क्षेत्र में बिहार के लिए कुछ है प्रावधान? कृषि के लिए है कि जैसे कृषि में जो अभी जो है पहले जो है से जल मार्ग से भारत 6% निर्यात करता था, उसको लक्ष्य रखा गया कि 12%, क्योंकि जलमार्ग से निर्यात कहीं न कहीं सुविधाजनक होता हुँ, है। हुँ। तो है कि आप मत्स्य का बढ़ावा दीजिए। कृषि क्षेत्र को कहीं न कहीं महिलाओं का जो सी-मार्ट है, तो ग्रामीण जो प्रोडक्ट है, ग्रामीण उत्पाद है, उसको डायरेक्टली रूप से इस वर्ष बिहार को कृषि को लेकर के, विशेष बिहार को लेकर के कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। ओवरऑल जो है कि जो कृषि का है, वही प्रावधान यहाँ पर है देखने को मिलेगा। तो अभी सुन रहे थे आप गगन जीएस, इनका इंस्टीट्यूट है और नाम हुआ गगन सर। इन्होंने इस वर्ष जो बजट पेश किया गया है 2026 में क्या कुछ नया है और क्या-क्या नया प्रावधान किया गया है, बिहार को क्या कुछ नया मिला है, हर एक बिंदुओं पे इन्होंने चर्चा की। आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।